हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अब अच्छा हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सप्लाई। सबसे पहले लिखिए सप्लाई चैप्टर के ऊपर लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सर एक छोटी सी डिस्कशन करूंगा, डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं किसी चैप्टर के लिए या किसी टॉपिक के लिए आपको बोलता हूं इंपॉर्टेंट, तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि स्टूडेंट का इस बारे में क्या नजरिया है। अगर मैंने इंपॉर्टेंट बोला है तो स्टूडेंट ने इसको कैसे देखा है। स्टूडेंट कहता है इसमें क्या नजरिया वाली बात है। इंपॉर्टेंट का मतलब यही होता है कि इस चैप्टर में से एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सर हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारी एक ही सोच है, अगर सर ने यह बोल दिया कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं तो हम खुद इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, और अगर टीचर इंपॉर्टेंट लिखवा दे तो हम समझ जाते हैं कि इस चैप्टर में से बड़े सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन सर ऐसा नहीं है। जब भी कोई टीचर, चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर है, जब भी कोई टीचर इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक को लिखवाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस टॉपिक या चैप्टर में से बड़े सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कोई जरूरी नहीं है। हां, एक कह सकते हो कि एक ये भी रीजन हो सकता है इंपॉर्टेंट लिखने का कि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट का एक और मतलब भी है। सर देखिए, जब मैं बोलता हूं सप्लाई एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसका मेरा मतलब है कि आखिरकार ये चैप्टर इस जीएसटी के सब्जेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन ये टॉपिक जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो चैप्टर है सप्लाई, ये जो टॉपिक है सप्लाई, ये सप्लाई जीएसटी के लिए, जीएसटी के सब्जेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट करता है। सर अब अगर मैं बताऊं कि सप्लाई का इंपॉर्टेंस जीएसटी में कितनी है तो आप ये समझ लो सप्लाई की वजह से ही जीएसटी का एग्जिस्टेंस है। अगर मैं सप्लाई हटा दूं किसी ट्रांजैक्शन में से, किसी एक्टिविटी में से कि ये सप्लाई नहीं है, तो सर जीएसटी तो लगेगा ही नहीं। आप ये समझ लिए आज जिस चैप्टर को हम शुरू करने जाने हैं, जिसे हम बोल रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका रीजन सुनिए इंपॉर्टेंट होने का, क्योंकि इस चैप्टर के बगैर जीएसटी का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द सब्जेक्ट जीएसटी। आई होप इट इज क्लियर। क्यों? दूसरा क्वेश्चन आता है सर ये सप्लाई जो है आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक, आपने बोला इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों, ऐसी क्या खास बात है सप्लाई के अंदर। आइए मैं आपको बताता हूं। सर देखिए, मैं आपको पीपीटी के थ्रू करवाऊंगा, साथ में आप मेरे साथ पीपीटी में पढ़ना। सप्लाई, वाई सप्लाई इज सो मच इंपॉर्टेंट इन जीएसटी, दैट इज द क्वेश्चन। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। अब समझिए पर सर टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी क्या है। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। क्वेश्चन है टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। सर टैक्सेबल इवेंट का मतलब है दैट इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ विच द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स अराइज। एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी घटना, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम कहते हैं कि अब जीएसटी लगेगा, और वो घटना है सप्लाई। जैसे ही आपने सप्लाई की, जैसे ही आपने डेफिनेशन, सप्लाई की डेफिनेशन को फुलफिल किया, हम बोलेंगे अब जीएसटी की लाइबिलिटी तो अराइज हो चुकी है, अब जीएसटी लगेगा क्योंकि आपने सप्लाई कर दी है। सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। सर किसी भी टैक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है उसका टैक्सेबल इवेंट, वो होती है उसका टैक्सेबल इवेंट, क्योंकि जैसे ही टैक्सेबल इवेंट होगा जो उस टैक्स की लायबिलिटी है वो अराइज हो जाएगी। सर देखिए, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो पुराने जमाने में बड़े सारे टैक्स थे, बड़े सारे टैक्स थे, जैसे टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चर। जैसे ही आपने मैन्युफैक्चर किया, टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी एक्साइज ड्यूटी की। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी अराइज हो जाता था कि अब आपको एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ सकती है। एक्साइज ड्यूटी की लायबिलिटी अराइज हो चुकी है बिकॉज आपने टैक्सेबल इवेंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर दी है। अगर आपने कोई सर्विसेज दी है तो सर्विस टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाती थी। अगर आपने कोई सेल की है तो सेल टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाती थी। पुराने जमाने में हम सेल टैक्स को सीएसटी या वैट के नाम से जानते थे। आज अगर मैं बात करूं तो ना मैन्युफैक्चरिंग करने पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, ना सर्विसेज देने पर सर्विस टैक्स लगता है, और ना ही सेल करने पर सेल टैक्स लगता है। आज सप्लाई इज द ओनली टैक्सेबल इवेंट, और जिसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका नाम होगा जीएसटी।
तो टैक्सेबल इवेंट आज सप्लाई है और जो टैक्स लगेगा दैट इज कॉल्ड जीएसटी। आई होप इट इज क्लियर व्हाई सप्लाई इज सो मच इंपॉर्टेंट इन द जीएसटी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए वापस चलते हैं और मैं आपको बुक से पढ़ाता हूं। मैं दोनों साथ साथ लेके चलूंगा, कभी बुक ओपन करूंगा, कभी मैं आपकी स्लाइड ओपन करूंगा। सप्लाई टैक्सेबल इवेंट मींस दैट इवेंट ऑन हैपनिंग ऑफ विच द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स इज अराइज। ठीक है सर। अंडर प्रीवियस रिजीम टैक्सेबल इवेंट फॉर वेरियस टैक्सेस वर डिफरेंट। सही है। सम ऑफ दीज टैक्सेस एंड देयर टैक्सेबल इवेंट्स आर लिस्टेड बिलो। मैन्युफैक्चरिंग हो जाने पर लगा करती थी एक्साइज ड्यूटी। सर्विसेज के प्रोवाइड किए जाने पर लगा करता था सर्विस टैक्स। सेल करने पर लगा करता था सेल टैक्स। अंडर जीएसटी द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। जीएसटी की बात करें तो पुराने सारे टैक्सेबल इवेंट खत्म कर दिए गए और एक ही टैक्सेबल इवेंट है, वो है सप्लाई। अंडर जीएसटी द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सप्लाई हैज बीन वेरी सब्जेक्टिवली एंड इंक्लूसिवली डिफाइंड इन द एक्ट। चलिए सर, एक बात तय हो गई कि अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। यह बात अब तय हो गई है। इफ देर इज सप्लाई देर विल बी जीएसटी, इफ देर इज ए नो सप्लाई देर विल बी नो जीएसटी। क्यों? क्योंकि सप्लाई टैक्सेबल इवेंट है। अगर टैक्सेबल इवेंट ही नहीं है तो जीएसटी का मतलब ही नहीं है, और अगर टैक्सेबल इवेंट है तो जीएसटी का मतलब है। तो यह बात तय हो गई कि अगर सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब जितने भी असेसी लोग हैं, जो लोग टैक्स पे करते हैं, वो सब अब इसी फिराक में बैठे हैं कि हमने जो एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन की है किसी तरीके से साबित कर दें कि ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि अगर ये सप्लाई नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। उधर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो सारे इसी फिराक में बैठे हैं कि बस ये जो एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन कर रहा है हम इसे साबित करेंगे ये सप्लाई है, और सप्लाई है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो ये एक तरह से जंग शुरू हो जाती है असेसी और डिपार्टमेंट के अंदर। पुराने जमाने में मैन्युफैक्चर को लेकर जंग हुआ करती थी। असेसी कहा करते थे मैन्युफैक्चर हुआ ही नहीं, देखिए हमने कुछ किया है लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन को कवर ही नहीं करता, तो आप एक्साइज ड्यूटी क्यों लेंगे। डिपार्टमेंट को लगता था अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन को चेंज करो, उसमें ये चीजें डालो, इस तरीके से चलता रहता था। इस बार क्या किया, जीएसटी वालों ने दिल खोल के तसल्ली से सप्लाई को डिफाइंड किया। उन्होंने एक सेक्शन उठाया, सेक्शन 7 सीजीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 7 बनाया, जिसका नाम रखा उन्होंने सप्लाई। सप्लाई का सेक्शन है सेक्शन नंबर 7, और उसे इंक्लूसिवली एंड सब्जेक्टिवली डिफाइन किया। मतलब उसके अंदर जी भर के बातें लिख दी, ये करोगे सप्लाई, वो करोगे सप्लाई, ये करोगे सप्लाई, वो करोगे, भाई जितना वो लिख सकते थे लिख दिया। इसके बाद उन्होंने 3 स्केड्यूल भी बनाए, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, और वो तीनों स्केड्यूल भी सप्लाई से ही कनेक्टेड है। मतलब अगर मैं बोलूं, अगर आपको सप्लाई सीखना है, अगर आपको ये जानना है कि एग्जैक्टली सप्लाई क्या है, क्योंकि देखिए सर जब आप सप्लाई सीख जाएंगे, जब आपको ये चैप्टर आ जाएगा, उसके बाद कोई भी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन होती है तो आप बता सकते हैं कि ये सप्लाई है या नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी या नहीं होगी। सही बात है। तो अगर आपको सप्लाई समझना है तो आपको सेक्शन 7 और वो 3 स्केड्यूल को फुल्ली डिटेल में समझना पड़ेगा, और हम अपनी क्लासेस में उस सेक्शन 7 को और 3 स्केड्यूल को फुल डिटेल में अब एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं इसके साथ जितने भी सर्कुलर्स हैं या जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो भी सारे डिस्कस करूंगा, और जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बीच में आएंगी वो सारी भी डिस्कस करूंगा। चैप्टर को पूरी तरह पढ़ेंगे। इस चैप्टर के ऊपर हमारे अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 घंटे आराम से लग जाएंगे। 12 to 15 आवर्स बड़े आराम से लगेंगे। हम सप्लाई को समझने में इतना वक्त बिताने वाले हैं, क्योंकि ये जीएसटी का ना सिर्फ एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है बल्कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए दोनों तरीके से देखा जाए तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए दोबारा पढ़ते हैं। अंडर जीएसटी द टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सप्लाई हैज बीन वेरी सब्जेक्टिवली एंड इंक्लूसिवली डिफाइंड इन द एक्ट, and section 7 of CGST Act
2017 specify the scope of supply. Schedule 1, Schedule 2 and Schedule 3 are also related to term supply. I hope clear. एक छोटा सा लिखूंगा, if there is supply, there will be GST. There will be GST. If there is no supply, there will be no GST. If there is a supply, there will be GST. If there is no supply, there will be no GST. मैं सप्लाई को लेकर, तो मुझे वो गाना याद आया था ना, सप्लाई को लेकर वो एक पुराना गाना था, बोलते जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, सप्लाई सप्लाई, महबूब मेरे नहीं सप्लाई, सप्लाई नहीं तो फिर जीएसटी में कुछ भी नहीं है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब वापस अपनी हम डेफिनेशंस उस पे आते हैं, अपने जो हमारे पास स्लाइड्स हैं, ये आप पढ़ चुके हो मेरे साथ. अब सर मैं आपको सप्लाई कहां डिफाइंड है वो पूरा दिखाने वाला हूं. सप्लाई एक तो हमारा सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में डिफाइंड है. सेक्शन 7 को अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं, इसमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे हम. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अंदर आगे 3 क्लोज हैं, 7(1)(a), 7(1)(b एंड 7(1)(c). हालांकि मैं और डिटेल दिखाऊंगा आपको, लेकिन एक बार आप देखो सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1, पहला सबसेक्शन 1 हो गया 7(1), और ये इसकी क्लोज हो गई 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c). फिर हम पढ़ेंगे 7(1)(a), 7(1) कैपिटल ए, 7(1) कैपिटल ए, ये सेक्शन हो गया इसका दूसरा सबसेक्शन. ये इसका पहला सबसेक्शन हो गया, फर्स्ट सबसेक्शन. ये इसका हो गया सेकंड सबसेक्शन. फिर हम पढ़ेंगे 7(2), ये हो गया इसका तीसरा सबसेक्शन, थर्ड सबसेक्शन हो गया इसका. फिर हम पढ़ेंगे 7(3), और ये इसका हो गया 4 सबसेक्शन. तो इसके 4 सबसेक्शन है, 7(1) कैपिटल ए, 7(2), 7(3). अगर मैं 7(1) की बात करूं तो उसमें 3 क्लोजेज है, 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c). तो ये हो गया हमारा 4th सबसेक्शन. ठीक है, आपको आई होप यहां तक क्लियर है. इधर मैं बात करूं, स्केड्यूल 1 है, स्केड्यूल 3 है, सॉरी स्केड्यूल 2 है, स्केड्यूल 3 है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. इसी एक्ट के हैं स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3. तो ये पूरा सप्लाई का डिटेलिंग है जो हमें पढ़नी है 1 बाय 1. ये पूरा सप्लाई है. सप्लाई सेक्शन 7 में डिफाइंड है और 3 स्केड्यूल में डिफाइंड है. सप्लाई सेक्शन 7 में डिफाइंड है और 3 स्केड्यूल में डिफाइंड है. आई होप इट इज क्लियर. अब मैं सेक्शन 7 को और डिटेल में ले रहा हूं. प्लीज मेरे साथ देखते रहिएगा, क्योंकि आप और साथ में नोटिंग करते रहना प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप नोटिंग करते रहना. अगर आपको लगता है मैं थोड़ा सा फास्ट निकल गया तो आप पॉज करके भी नोटिंग कर सकते हो, बट नोटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए मैं सेक्शन 7 को पहले आपको ऊपर से दिखा दूं कि सेक्शन 7 क्या है. मैं सेक्शन 7 आपको दिखाने वाला हूं और फिर सेक्शन 7 ही डिटेल में शुरू करने वाला हूं. हमारा सेक्शन 7 शुरू होने वाला है. 7 को मैंने 4 सबसेक्शन में बांटा है. 7(1) कैपिटल ए, 7(2), 7(3). आपने वहां देखा भी था, अभी पिछली स्लाइड में आपने यही देखा था कि सेक्शन 7 जो है उसके 4 सबसेक्शन है, 7(1), 7(1)(a), 7(2), 7(3). 7(1) जो है इसके आगे 3 क्लोजेज हैं, 7(1)(a), 7(1)(b एंड 7(1)(c). हाँ सर, वही चीज आपने ऐसे दिखा दी. अब ज्यादा क्लियर हो रहा है. ठीक है, ज्यादा क्लियर होना चाहिए. अब मैं आपको बताऊंगा 7(1)(a) में क्या लिखा हुआ है, 7(1) में क्या लिखा हुआ है. इनफैक्ट सर 7(1) जो है ना, 7(1) जो है इसमें लिखा है मीनिंग, मैं बोलूंगा इनफैक्ट स्कोप ऑफ सप्लाई. हालांकि जो सप्लाई है वो सेक्शन 7 पूरा ही सप्लाई के बारे में है, लेकिन 7(1) स्कोप ऑफ सप्लाई है. ये बताएगा कब कब सप्लाई को यस कहा जाएगा, कब कब सप्लाई को माना जाएगा कि सप्लाई है. सुनिए, 7(1) आपको बताएगा जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई. आमतौर पे हम सप्लाई का मतलब क्या समझेंगे, आमतौर पे एक आम डीलर के लिए, आम लोगों के लिए, आम बिजनेस करने वालों के लिए सप्लाई का मतलब क्या समझेंगे, ये हम 7(1)(a) में सीखेंगे.
मतलब 90% चीजें 7(1) में क्लियर होती हैं कि हां ये सप्लाई है। जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई का आम भाषा में क्या मतलब है, ये 7(1) में गिवन है। फिर आता है 7(1)(b), ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, स्पेसिफिक केस है। यहां हम फॉरेन कंट्री से इंडिया में, जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? लॉ ने बोला यस, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हो तो इसे भी सप्लाई माना जाएगा, ये भी सप्लाई माना जाएगा समथिंग। मतलब ये तो जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई है, ये स्पेसिफिक मीनिंग है कि हम इंपोर्ट करते हैं अगर सर्विसेज को तो क्या उसे सप्लाई माना जाएगा। हालांकि 7(1)(b) को हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी इसके अंदर कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को कब सप्लाई माना जाएगा, किन कंडीशनों का पूरा होना साथ में जरूरी है। फिर आता है 7(1)(c). 7(1)(c) में यह लिखा हुआ है 4 स्पेसिफिक केसेस, 4 स्पेसिफिक केसेस है, और जिसमें यह लिखा है कि सप्लाई माना जाएगा इवन इफ देयर इज नो कंसीडरेशन। और यह बात स्केड्यूल 1 में लिखी है। मैंने कहा था हम 3 स्केड्यूल करेंगे, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3। तो अब 7(1)(c) जब पढ़ते हो तो आप एक तरह से स्केड्यूल 1 भी पढ़ लेते हो। 7(1)(c) में स्केड्यूल 1 ही लिखा है, और स्केड्यूल 1 में 4 ऐसी सप्लाई है जिनको सप्लाई माना जाएगा इवन इफ इट इज विदाउट कंसीडरेशन। 4 ऐसे स्पेशल केसेस है जहां हम कंसीडरेशन ना होने की वजह बावजूद भी उन्हें सप्लाई मानेंगे। स्टूडेंट कहता है मैं समझा नहीं, कंसीडरेशन ना होने की वजह से। मैं आपको समझाता हूं सर। जब हम जनरल मीनिंग पढ़ते हैं ना, जनरल मीनिंग, तो यहां एक मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट है, बहुत सारे है मैं पढ़ूंगा लेकिन उनमें से एक बोल रहा हूं कि कंसीडरेशन होना मस्ट है, कंसीडरेशन होना मस्ट है। 7(1)(a) कहता है कोई सप्लाई तभी सप्लाई मानी जाएगी, कोई ट्रांजैक्शन एक्टिविटी तभी सप्लाई मानी जाएगी जब उसमें कंसीडरेशन जरूर हो। और भी चीजें हैं लेकिन मैं सिर्फ कंसीडरेशन की बात कर रहा हूं। वो कह रहे किसी सप्लाई को तभी सप्लाई, किसी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन को तभी सप्लाई माना जाएगा जब उसमें कंसीडरेशन होगा। कंसीडरेशन नहीं है तो सप्लाई होने के चांस ही नहीं है। लेकिन 7(1)(c) कहता है रुको, हमें भी तो बोलने दो, रुको रुको। 4 केसेस ऐसे हैं जहां कंसीडरेशन ना भी हो तो भी सप्लाई माना जाएगा। 4 केसेस है पूरे जीएसटी में, सिर्फ 4 ऐसे केसेस है जहां आपको याद करना है उन 4 केसेस को। ऑब्वियसली अब आपको याद करना पड़ेगा कि अगर उन 4 केसेस में कंसीडरेशन नहीं है तो भी सप्लाई माना ही जाएगा। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि 7(1)(c) जो है वो एग्जैक्टली एक्सेप्शन हो गया टू सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(a) का एक्सेप्शन हो गया। कैसे? अरे सर 7(1)(a) कहता है कंसीडरेशन के बगैर बात नहीं बनेगी, आप कहते हो बिना कंसीडरेशन के ही बात बनेगी यहां पर। तो हां सर बिल्कुल सही। 7(1)(c) को हम कह सकते हैं दिस इज एक्सेप्शन टू 7(1)(a), क्योंकि बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई माना जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया सेक्शन 7(1) में 3 बातें हैं। जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई, स्पेशली इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा, और 4 ऐसे केसेस जहां पर सप्लाई ना होने के बावजूद, कंसीडरेशन ना होने के बावजूद भी सप्लाई माना जाएगा। आई होप आप लोगों को यह बात यहां तक क्लियर हो गई है। यस सर क्लियर हो गई। सेक्शन 7(1)(a) पे चलते हैं। सुनो सर, अब मेरी बात बड़े ध्यान सुनना। आपने एक लैंग्वेज पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। हां सर, वो अभी आप टैक्सेबल इवेंट वाला पॉइंट पढ़ा रहे थे ना बुक से, उसमें आया तो था, ऐसा लिखा, बिल्कुल आया था। सप्लाई हम किसकी करते हैं सर? हम सप्लाई करते हैं गुड्स की। गुड्स क्या होता है सर? लगभग हमें पता है, गुड्स की डेफिनेशन अलग से है। गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी में अलग से है, सेक्शन 2 क्लोज 52 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन गुड्स का मतलब होता है कोई मटेरियल थिंग्स वगैरह। सर्विसेज का मतलब, अरे सर्विसेज का मतलब जैसे कोई इनटेंजिबल चीजें, कोचिंग की सर्विस देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बोथ का मतलब, आप स्टूडेंट बोथ का मतलब क्या होता है ये बताइए, प्लीज बताइए, बोथ का मतलब क्या है? स्टूडेंट कहते हैं एक ऐसा आदमी जो गुड्स भी दे रहा है सर्विस भी दे रहा है, बोथ उसे कहते होंगे, ही इज सप्लाइंग बोथ गुड्स सर्विस। नहीं, फिर तो गुड्स की सर्विस दे रहा है वो गुड्स की है, सर्विस की जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है वो गुड्स की है, और जो सर्विसेज की कर रहा है वो सर्विसेज की है। बोथ वाली क्या बात है? बोथ का मतलब है आप एक ऐसी सप्लाई कर रहे हो
जिसमें गुड्स और सर्विसेज मिक्स है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज मिक्स है, एक ऐसी सप्लाई कर रहे हो। देखो, मैं पेन भी बेचता हूं और मैं कोचिंग भी देता हूं, ये मिक्स नहीं है। पेन मेरी गुड्स की सप्लाई है और कोचिंग मेरी कोचिंग की सर्विसेज है, मतलब गुड्स की सप्लाई है, ये सर्विसेज की सप्लाई है, ये मिक्स नहीं है। मिक्स का मतलब है एक ऐसी सप्लाई जिसमें गुड्स और सर्विस दोनों मिक्स है। एग्जाम्पल के लिए रेस्टोरेंट की सर्विस, आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया कई बार। रेस्टोरेंट में आप खाना खाना जाते हैं तो रेस्टोरेंट का जो बिल आता है, क्या वहां लिखा होता है इसमें फूड के इतने पैसे लिए हैं और सर्विस के इतने पैसे लिए हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखा होता सर। वहां एक कॉमन बिल आता है, आपने 2000 रुपए का फूड खाया है रेस्टोरेंट में बैठ के, बात खत्म। लेकिन सर रेस्टोरेंट वाले ने आपको फूड भी दिया है और सर्विसेज भी दी है। फूड को मैं गुड्स मान लेता हूं, बच्चा कहता है सर्विसेज क्या दी है? सर फूड बना के भी तो दिया है, फूड बना के भी तो दिया है, क्या वो सर्विसेज नहीं है? पनीर वो लेके आए थे, आपको पनीर बटर मसाला बना के दिया उन लोगों ने, लेकिन वो पनीर ऐसे थोड़ी कहीं से खरीद के आपको पनीर बटर मसाला दे दिया। उन्होंने अपनी किचन में पनीर की कटिंग की है, मसाले डाले हैं, सब्जी बनाई है, तब आपको पनीर बटर मसाला दिया है। तो सर ये तो गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, बोथ है, बोथ है। तो हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? बोथ है तो क्या हुआ? सर जीएसटी का फुल फॉर्म यही तो ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर बोथ भी है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि जीएसटी के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जीएसटी के अंदर जो रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी कि जीएसटी पे रेट क्या लगेगा, वो गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है। ओ माय गॉड, यस, जो रेट ऑफ जीएसटी है वो गुड्स के लिए अलग है और सर्विसेज के लिए अलग है। अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो तो रेट अलग लगेगा, अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो रेट अलग लगेगा। स्टूडेंट कहता है मैं तो बोथ सप्लाई करता हूं, मैं तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज दे रहा हूं, आप बताइए कौन सा रेट लगेगा? ये तो गुड्स की भी सप्लाई है और सर्विसेज की भी सप्लाई है, आप बताइए कौन सा रेट लगेगा? गड़बड़ हो गई। इसके लिए इन्होंने एक सेक्शन बनाया, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कैपिटल ए। एक सेक्शन बनाया गया सेक्शन 7 1 कैपिटल ए, और इसमें ये डाला गया स्केड्यूल 2। इस सेक्शन के अंदर डाला गया स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 1 हमने यहां पढ़ा था, स्केड्यूल 1 में 4 केसेस थे जहां बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई है। स्केड्यूल 2 में क्या लिखा है? स्केड्यूल 2 में लिखा है, देखिए अगर ये सप्लाई है, हम इस बात पर बहस नहीं करेंगे कि ये सप्लाई है या नहीं है। अगर आपको यह जानना है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है, तो जाइए सेक्शन 7(1) से पूछ के आइए, सेक्शन 7(1) से पूछ के आइए, वो बताता है सप्लाई है या सप्लाई नहीं है। हम नहीं बताते हैं, हम सिर्फ यह बताएंगे कि अगर ये सप्लाई है तो आप हमसे यह पूछ सकते हो ये सप्लाई गुड्स की है या सप्लाई सर्विसेज की है। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं सप्लाई गुड्स की है या सप्लाई सर्विसेज की है, क्योंकि आप जानते हैं सप्लाई के ऊपर जो गुड्स के लिए रेट ऑफ जीएसटी है वो अलग है और सर्विसेज के जो लिए रेट ऑफ जीएसटी है वो अलग है। इसलिए ये क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर वहीं आएगी जहां बोथ वाला केस होगा। अगर आप जानते हैं कि जो सप्लाई आप कर रहे हैं वो गुड्स की ही है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप जानते हैं जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो सर्विसेज की ही है तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तभी आएगी जब मिक्स होगा, कुछ मिक्स होगा, ज्यादातर प्रॉब्लम वहीं आएगी। तो जितने केसेस इन लोगों के दिमाग में आ सके, ऐसे जितने केसेस इन लोगों के दिमाग में आ सके कि भाई ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की है या बोथ है, मतलब जो बोथ वाले केसेस इनको लगे कि हाँ यार यहां गड़बड़ है, उनको इन्होंने सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A में यानी कि स्केड्यूल 2 में लिख दिया। स्केड्यूल 2 में अगर मैं बोलूं तो बेसिकली क्लासिफिकेशन है कि वेदर अ सप्लाई इज ऑफ गुड्स की है या सर्विसेज की है, गुड्स की है या सर्विस की है। और सर इस स्केड्यूल में ना 18 एंट्रीज है, 18 एंट्रीज। हम देखेंगे 5 आइटम ऐसी है जो गुड्स की मानी गई है और 13 आइटम ऐसी है जो सर्विसेज की मानी गई है। 18 केसेस इनके दिमाग में रहे उस वक्त, 18 केसेस इनके दिमाग में उस वक्त रहे कि हाँ यार ये सप्लाई गुड्स की हो सकती है, ये सप्लाई सर्विस की हो सकती है, और इन्होंने उसके अकॉर्डिंग स्केड्यूल 2 में लिख दिया। स्टूडेंट कहता है लेकिन ऐसे तो और भी बड़े सारे केसेस बन सकते हैं जिसमें बोथ वाली बात हो जाए। हो सकता है इन्होंने 18 लिखे हैं, 18 के बाद भी कई ऐसी सिचुएशन दिमाग में आ जाए जहां हम इस बात को सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है, कौन सी है। मैं
मैं एक एग्जांपल देता हूं, जस्ट एन एग्जांपल, और वो एग्जांपल आप यकीन मानिए स्केड्यूल 2 में कवर्ड भी नहीं है, स्केड्यूल 2 में कवर्ड भी नहीं है। एक स्टूडेंट कहता जी मैं रेफ्रिजरेटर खरीदने गया, मैंने पूछा रेफ्रिजरेटर कितने का है, वो बोला जी ये रेफ्रिजरेटर 50,000 रुपए का है। मैंने कहा ठीक है, क्या क्या है इस 50,000 के अंदर? बोला जी आपके सामने रेफ्रिजरेटर है, एक तो ये है। बोला ठीक है, और? बोला इसकी 2 साल की वारंटी है, 2 साल इसमें कोई भी दिक्कत आ जाए हम देख लेंगे, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने कहा वाओ, और? बोले आपके घर तक पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी इसके अंदर इंक्लूड है। मैंने कहा वाओ। बोले मैं कहा और घर पे पहुंचा और रास्ते में कहीं टूट टाट गया तो? बोले वो भी हमारी गारंटी, हमने इसका इंश्योरेंस भी करवा रखा है, ये भी हमारी गारंटी है। तो इसमें 4 तरह की चीजें हैं। एक तो मैं रेफ्रिजरेटर खरीद रहा हूं, रेफ्रिजरेटर के साथ मुझे 2 साल की वारंटी मिल रही है, मुझे ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, मेरे घर तक पहुंचाया जाएगा, और उस ट्रांसपोर्ट के दौरान उसका इंश्योरेंस भी मुझे दिया जा रहा है, उसका इंश्योरेंस भी मुझे दिया जा रहा है। इतनी सारी चीजें वो मुझे 50,000 में दे रहा है। मैंने उस दुकानदार से पूछा कि मुझे ट्रांसपोर्ट नहीं लेना, क्या 50,000 से कुछ कम होगा? बोला नो सर, फिक्स प्राइस है 50,000 रुपए, हमारा प्राइस 50,000 है, ये सब चीजें तो इसके साथ ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग आप बोलो मुझे वारंटी मत दो, आप बोलो मुझे ट्रांसपोर्ट मत दो, मैं इसे ऐसे उठा के ले जाऊंगा, अलग अलग प्राइस बताओ, नहीं है। रेफ्रिजरेटर 50,000 रुपए का है, ये 3 चीजें इसके साथ है, वारंटी, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताइए रेफ्रिजरेटर वाला मुझे खाली गुड्स की सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज की भी सप्लाई कर रहा है? स्टूडेंट कहता है जी वो गुड्स की भी कर रहा है, सर्विसेज की भी कर रहा है। वो रेफ्रिजरेटर दे रहा है, ये तो गुड्स की सप्लाई है, लेकिन वो साथ में ट्रांसपोर्ट दे रहा है, साथ में वारंटी दे रहा है, ये सर्विसेज की सप्लाई है। मैं पूछूंगा कितने की सर्विसेज है, कितने की गुड्स है, अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब एक ही मानना पड़ेगा पूरे 50,000 को, या तो गुड्स की सप्लाई मानो या सर्विस की, अलग अलग नहीं मान सकते, क्योंकि रेट ऑफ जीएसटी तो एक ही है ना, या तो गुड्स का मिलेगा या सर्विस का मिलेगा। तो अब कौन सा माने? स्केड्यूल 2 चेक करेंगे, क्या पता स्केड्यूल 2 में ये पॉइंट लिखा हो, लेकिन जब स्केड्यूल 2 देखा तो ये पॉइंट नहीं है, स्केड्यूल 2 में ये वाला पॉइंट नहीं है। अब क्या करें? अगर स्केड्यूल 2 में ये वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो आ गई, तो यहां पर एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो बताएगा कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई के केस में टैक्स रेट क्या होंगे। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के केस में, मतलब ये हमें बता देगा, ये जब हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई का, अभी नहीं पढ़ रहे हम, फ्यूचर में पढ़ेंगे सेक्शन 8, इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट सेक्शन 8 ही पढ़ेंगे हम, वो अलग चैप्टर बनाया मैंने, उस चैप्टर को मैंने अलग कर दिया। जब पढ़ेंगे तो वो हमें बताएगा कि अगर स्केड्यूल 2 में आपको नहीं मिला कि सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है, तो आइए, अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो मैं आपकी समस्या सॉल्व करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये सप्लाई गुड्स की है या सप्लाई सर्विस की है। या ये समझिए इसके ऊपर जीएसटी का रेट गुड्स वाला लगेगा या जीएसटी का रेट सर्विसेज वाला लगेगा, मैं बताऊंगा। प्लीज टेल मी, यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया। तो फिर हमने 2 सेक्शन को डिस्कस कर लिया, हमने ऊपर से 2 सेक्शन को डिस्कस कर लिया। एक सेक्शन 7.1 कहता है कब सप्लाई है ये मैं बताऊंगा, कब सप्लाई है ये मैं बताऊंगा, और ये मैं सेक्शन 7.1a, 7.1b और 7.1c के थ्रू बताऊंगा कब सप्लाई है। 7.1a कहता है ठीक है, अगर सप्लाई है तो यहां आओ, अब मैं बताऊंगा ये सप्लाई गुड्स की है या सप्लाई सर्विस की है, ये सप्लाई गुड्स की है या सप्लाई सर्विस की है, ये बात मैं बताऊंगा। 7.1 ने अपना काम ले लिया, सप्लाई है या नहीं है ये मैं बताऊंगा। 7.1a ने अपना काम ले लिया, वो गुड्स की है या सर्विस की है ये मैं बताऊंगा। 7.2 से पूछा गया भाई साहब आप क्या बताओगे? बोला मैं बताऊंगा कब सप्लाई है ही नहीं। नेगेटिव लिस्ट, ये नेगेटिव बंदा है भाई, नेगेटिव बातें करता है, ये एक तरह से नेगेटिव लिस्ट। और ये बात शेड्यूल 3 में लिखी गई, और शेड्यूल 3 में सर 8 एंट्रीज हैं, 8 एंट्रीज हम पढ़ेंगे 8 ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस के नाम लिखे गए हैं जिन्हें सप्लाई नहीं माना जाएगा। आपको लगेगा अरे देखिए सर ये सारी बातें 7.1a वाली पूरी हो रही हैं, 7.1a ने कहा था सप्लाई होगी, अगर ये बातें पूरी हो गई, देखिए ये सब कुछ पूरा हो रहा है, मैं बोलूंगा तब भी सप्लाई नहीं है। नहीं मतलब नहीं। 7.2 के जो शेड्यूल 3 है, ये जो शेड्यूल 3 दिया है ये सबसे बड़ा हो गया, इसने 7.1 को भी ओवरराइड कर दिया। 7.1 कहता है कि अगर ये बातें पूरी हो जाएं तो सप्लाई है, ये बातें पूरी हो जाएं तो सप्लाई है। 7.3 कहता है रुको पहले हमसे तो बात करो।
7.2 का शेड्यूल 3 कहता है रुको पहले हमसे तो बात करो, ये सारी बातें पूरी होती हैं तो हो जाए, इस केस में तो सप्लाई नहीं है। तो 7 जो 2 है और उसका जो शेड्यूल 3 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये है एक नेगेटिव लिस्ट, ये बताएगा किन किन केस में सप्लाई नहीं है, किन किन केस में सप्लाई नहीं है। ठीक है सर। एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो सप्लाई नहीं माने जाएंगे। अब 7.2 का ये जो दूसरा पार्ट है, एक्चुअली ये सेक्शन है सेक्शन 7.2a और ये सेक्शन है सेक्शन 7.2b, क्लोज ए क्लोज बी। ठीक है, क्लोज बी कहता है कि अगर कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट और वो कोई एक्टिविटी करती है। चलो मैं एक छोटे से क्वेश्चन यहां पूछूंगा, पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे उस क्वेश्चन का जवाब देना। राजा प्रजा एक समान, इसका क्या मतलब होता है? बताइए इसका क्या मतलब होता है? राजा प्रजा एक समान। सर इसका मतलब होता है जो नियम और कानून है वो जनता और राजा के लिए बराबर है। बिल्कुल सही, राजा प्रजा एक समान मतलब नियम और कानून जनता के लिए और राजा के लिए बराबर है। इसका जीएसटी में क्या मतलब? सर इसका जीएसटी में मतलब है कि जो सप्लाई करेगा वो जीएसटी देगा, अब चाहे वो गवर्नमेंट खुद भी क्यों ना हो। बिल्कुल सही जवाब। अगर जनता सप्लाई करेगी और उससे जीएसटी लिया जाएगा तो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी तो गवर्नमेंट से भी जीएसटी लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। यही है मतलब राजा प्रजा और एक समान। लेकिन भाई राजा तो राजा होते हैं, राजा ने कहा रुकिए, माना अगर हम सप्लाई करेंगे तो हम भी जीएसटी देंगे, लेकिन कुछ एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जिन्हें हम नोटिफाई करेंगे, सुनिए, हर एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जिन्हें हम नोटिफाई करेंगे और जो हम एज ए पब्लिक अथॉरिटी करेंगे। नंबर 1, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट कर रही है, एज ए पब्लिक अथॉरिटी कर रही है, और एज ए पब्लिक अथॉरिटी में से भी कुछ ट्रांजैक्शन जिन्हें हम नोटिफाई करेंगे, उन नोटिफाइड वाली ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं माना जाएगा। हां, हम भी जीएसटी देंगे, हम भी गवर्नमेंट है, तो क्या हुआ? राजा प्रजा एक समान बोल तो दिया भाई साहब ने। राजा प्रजा एक समान का मतलब हम समझ गए। अगर हम जनता से जीएसटी लेंगे तो हम भी कल को सप्लाई करेंगे तो हमें भी जीएसटी देना पड़ेगा। हम समझ रहे हैं इस बात को और हमें ऐतराज नहीं है जीएसटी देने में, लेकिन हम बता दें आपको क्लियर, कुछ एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन है जो हम एज ए पब्लिक अथॉरिटी करेंगे और अगर हमने उन्हें नोटिफाई किया है तो नोटिफाइड वाली जो एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन है जो हमने एज ए पब्लिक अथॉरिटी की है उसे तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। इतनी छूट तो हम लेकर रहेंगे। हां जी, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन जो कि एक्टिविटी, नोटिफाइड एक्टिविटी अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये नाम मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है CGSGLA, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी, नॉट अ सप्लाई, इसे भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है सर, कहने का मतलब है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 जो है वो बेसिकली बात करता है कब सप्लाई नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही। 7.1 क्या कहता है? कब सप्लाई माना जाएगा। 7.2 क्या कहता है? कब सप्लाई नहीं माना जाएगा। और बीच में एक सेक्शन है 7.1a, वो कहता है मुझसे भी पूछ लो सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है। ऐसे याद करिए सर, 7.1 सप्लाई है, 7.2 सप्लाई नहीं है, 7.1a कब सप्लाई गुड्स की है, कौन सी सप्लाई सर्विस की है, ये मैं बताऊंगा। अगर सप्लाई है तो मेरी बात सुनिए, अगर आप 7.2 को उठाएंगे, मानिए सप्लाई नहीं है, फिर मत चले जाना 7.1a के पास, बताना ये गुड्स की है या सर्विस की। अबे कान के नीचे पड़ेगा, जब सप्लाई ही नहीं है तो काहे की गुड्स की, काहे की सर्विस की। या आप 7.1 के पास गए, 7.1 ने बताया सप्लाई है, तो जाइए 7.1a के पास, फिर पता लगेगा सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की। सपोज 7.1 की कंडीशंस पूरी नहीं हो पा रही और वो सप्लाई नहीं है, जैसे एग्जांपल के लिए सिर्फ 4 ऐसे केसेस हैं जहां कंसीडरेशन के बिना भी सप्लाई माना जाएगा। 4 ऐसे केसेस हैं जहां कंसीडरेशन के बिना भी सप्लाई माना जाएगा, एग्रीड। लेकिन इसके अलावा भी तो बड़े सारी बातें हो सकती जहां कंसीडरेशन ना हो। तो सर अगर कंसीडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। 4 केसेस है जहां कंसीडरेशन ना होने पर भी सप्लाई माना जाएगा। 5वां कोई बात हुई तो हम बोलेंगे कंसीडरेशन नहीं है, सप्लाई नहीं है। और अगर कंसीडरेशन नहीं है और सप्लाई नहीं है, फिर मत चले ना 7.1a के पास ये पूछने ये गुड्स की है या सर्विस की है। फिर मत चले ना ये गुड्स की है सर्विस की है, फिर नहीं बताएगा 7.1a कि ये सप्लाई गुड्स की है सर्विस की, बोलेगा सप्लाई नहीं है।
सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है, यह जानने के लिए यह पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि सप्लाई है या नहीं है। सप्लाई है तभी आप आओगे। ओके सर, अब आ जाइए 7.3 पर। सर 7.3 कहता है गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू बार बार टाइम टू टाइम किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को स्पेसिफाई कर सकती है कि यह सप्लाई गुड्स की है, सर्विस की नहीं है, या यह सप्लाई सर्विस की है, गुड्स की नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विस की नहीं है, यह सर्विस की है लेकिन गुड्स की नहीं है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो 7.3 में नहीं आया, अभी तक कोई 7.3 का नोटिफिकेशन नहीं आया। ये सर एक ना एक्चुअली में ये वाला जो सेक्शन है ना, ये गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पावर दी है। क्या होता है कभी कभी अगर हमें कोई एक्ट में चेंज करना होता है ना, तो हमें पार्लियामेंट से करवाना पड़ता है, क्योंकि एक्ट पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट बनाएगी तो चेंज भी पार्लियामेंट करेगी, नेचुरली बात है। और पार्लियामेंट हर टाइम सेशन में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर हम क्या करें उस समय? तो इन्होंने एक पावर क्रिएट कर ली 7.3 के अंदर, नोटिफिकेशन के थ्रू भी चेंज किया जा सकता है कि पर्टिकुलर गुड्स सप्लाई जो है वो गुड्स की है, सर्विस की नहीं है, या पर्टिकुलर सप्लाई सर्विस की है, गुड्स की नहीं है। ये बात उन्होंने फाइनल करने के लिए रख ली अपने पास पावर। तो सर मैंने आपको सेक्शंस के नाम गिनवा दिए। मैं दिखाता हूं पुरानी स्लाइड, पीछे वाली स्लाइड आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो ये वाला सेक्शन 7.1 ये था सप्लाई का सेक्शन, सप्लाई का, और ये जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और ये था सर उसका कि सप्लाई बिना कंसीडरेशन के। और यहां पर हम स्केड्यूल 1 पढ़ लेते हैं, स्केड्यूल 1 पढ़ लेते हैं। फिर 7.1 था, ये स्केड्यूल 2 पढ़ा देगा हमें। 7.2 था, इसमें एक हिस्सा स्केड्यूल 3 पढ़ा देगा, और एक नोटिफिकेशन था कि अगर कोई गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नोटिफाई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन करती है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। 7.3 जो था वो गुड्स की सप्लाई नहीं है, सर्विस की है, या सर्विस की नहीं है, गुड्स की है, ये बातें डिस्कस करता है। हां जी, प्लीज टेल मी आपको सप्लाई का ये सेक्शंस पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने अभी एक भी सेक्शन शुरू नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से पढ़ाया है। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूं बुक के अंदर, वापस बुक के अंदर लेके चलता हूं आपको। प्लीज आगे देखिए, मैं आपको दिखाता हूं बुक में कैसे, बुक फ्रेमिंग भी साथ साथ दिखाता रहूंगा आपको। सप्लाई सेक्शन 7, ये लिखा 7.1, ये पहला सेक्शन है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, एक्ट का मतलब यहां पर है CGST एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। यस सर, for the purpose of this act the expression supply includes, the definition start with the word includes। मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन 7 को इंक्लूसिवली एंड सब्जेक्टिवली डिफाइन किया गया है। तो कह रहा है 7.1 इंक्लूड्स ABC, सप्लाई इंक्लूड, ये तीनों चीजें सप्लाई मानी जाएंगी, ये तीनों चीजें सप्लाई मानी जाएंगी, ऐसा लिखा हुआ है। 7.1 सप्लाई इंक्लूड्स 7.1A, 7.1B, 7.1C। देख लो, मैंने आपको बताया था 7.1A जो है वो जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई है, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई है, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई है। 7B जो ये देख लो लिखा हुआ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, और ये रहा एक्टिविटी और स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1 विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई मानी जाएगी। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास सबसे पहले पढ़ने के हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 हम शुरू करेंगे आज की क्लास में। हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 शुरू करेंगे, ये वाला शुरू करेंगे, ये वाला पोर्शन हम शुरू करेंगे आज। मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, इतना आहा। अगली क्लास में शुरू करूंगा मैं आपके साथ इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली बात, या हो सकता है इस क्लास में भी मैं 7.1B करवा दूं, लेकिन मेरा टारगेट है 7.1A को करने का। देखो, मैं एक बार ये पढ़ लेता हूं आपके साथ, मैं एक बार ब्लाइंडली पढ़ लेता हूं क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपके साथ पीपीटी पे आऊंगा और ये पूरा दोबारा पढ़ाऊंगा। यहां लिखा है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सभी तरह की फॉर्म्स को इंक्लूड किया गया, ऑल काइंड्स ऑफ सप्लाई, किसी तरह को छोड़ा नहीं गया। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई वेदर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अब आप बोथ को भी समझते हो, क्या मतलब है? सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ, सच एज
ध्यान देना, लिखा हुआ है सच एज। सच एज का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं इसे कम करूंगा, सच एज का मतलब होता है, सच एज, द वर्ड इज सच एज। सच एज का मतलब है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है, कुछ एग्जाम्पल, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। लाइसेंस, रेंटल, आठ बातें एग्जाम्पल के रूप में लिखी गई है। अगर किसी ने सेल की है तो ये सप्लाई है, अगर किसी ने ट्रांसफर किया है तो ये सप्लाई है, अगर किसी ने बार्टर किया है तो सप्लाई है, एक्सचेंज किया है तो सप्लाई है, किसी को लाइसेंस दिया है तो सप्लाई है, किसी को रेंट पे दिया है तो सप्लाई है, किसी ने लीज पर अपनी कुछ दिया है तो सप्लाई है, कोई डिस्पोजल कर देता है, स्क्रैप में डाल देता है तो वो भी सप्लाई है। ये एग्जाम्पल है। द डेफिनेशन विद द स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड्स। इंक्लूड का मतलब जो लिखा है वो तो सप्लाई है, इसके अलावा और भी सप्लाई हो सकता है। और सच एज का मतलब तो प्योरली है कि ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। 8 एग्जाम्पल इन्होंने बोली हैं कि इन्हें सप्लाई माना जाएगा। सर अगर आप इन 8 एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो इसमें एक अलग चीज है। 8 एग्जाम्पल में एक अलग चीज है। आइए मैं आपको दिखाता हूं इन 8 एग्जाम्पल्स में क्या लिखा है। जो इन्होंने लिखा ना सच एज, सच एज मैं बताता हूं, सेल लिखा है, ठीक है, ट्रांसफर लिखा है, बार्टर लिखा है, एक्सचेंज लिखा है, लाइसेंस लिखा है, रेंटल लिखा है, लीज लिखा है और इन्होंने लिखा है डिस्पोजल। ओहो सर आपको तो 8 याद है, आपको भी याद हो जाएंगे, कितनी बड़ी बात है, बार बार पढ़ने से सबको याद हो जाते हैं। रिवीजन, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, इनका एनालिसिस देखो। एनालिसिस मैं आपको कुछ एनालिसिस बता रहा हूं। नंबर 1 देखो, सेल होती है गुड्स की, ट्रांसफर होता है गुड्स, बार्टर होता है गुड्स, एक्सचेंज होता है गुड्स, लेकिन लाइसेंस, रेंटल, लीज ये एक तरह से सर्विसेज होती है, ये एक तरह से गुड्स होती हैं, ये भी डिस्पोजल भी गुड्स का ही होता है। देखा जाए तो इन्होंने इस 8 एग्जाम्पल में गुड्स को भी कवर किया है और सर्विसेज को भी कवर किया है। वेरी गुड। इन्होंने बताया, देखिए हमने पहले ही बोला था सप्लाई इंक्लूड्स, मेरी बात सुनना, अभी 7-1-8 पूरा याद होने वाला है। सर देखिए हमारी क्लासेस की एक खासियत है, हम चाहते हैं कि रिवीजन के चक्करों में ना पड़ा जाए। सर मतलब स्टूडेंट कहता जी मैंने ये तो कर लिया, रिवीजन कब करूंगा? अरे रिवीजन करनी क्यों है? जब तुझे पहली ही बार में सब याद हो गया तो वाई गो फॉर रिवीजन। और कई बच्चे पूछते हैं सर रिवीजन पे कितना टाइम लगता है? मैं कहता हूं ये तो डिपेंड करता है कि जो आपने ओरिजिनल प्रिपेयर किया है उस पर कितना टाइम लगाया है और कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है। आपने ओरिजिनल जो पढ़ा था वो गंदा सा पढ़ा है, ऊपर ऊपर से सुन लिया फिर भूल गए, फिर तो रिवीजन ही दोबारा ओरिजिनल बन जाएगी। और अगर आपने पहले शुरू से एकदम तसल्ली से पढ़ा है तो रिवीजन में टाइम लग ही नहीं सकता, रिवीजन तो ऊपर से देखना है बस। तो सर पहले टाइम लगा लो अच्छे से, रिवीजन पर कम से कम टाइम लगे। सर सुनिए, सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, वो कह रहा है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। इन 8 नामों को वो कहता है कि ये सप्लाई है। 8 नामों को कहता है ये एग्जाम्पल के लिए ये सप्लाई मान लो। इन 8 को अगर मैं ध्यान में रखूं तो मेरे माइंड में एक पिक्चर बनती है कि सप्लाई का मतलब है इधर से उधर करना, इधर से उधर करना। देखिए सेल, आपने सामान को बेच दिया, ट्रांसफर जरूरी नहीं बेचा, जरूरी नहीं बेचा, लाइसेंस किसी को यूज करने के लिए दे दिया, रेंट किसी को किराए पर दे दिया, मतलब कुछ दे दिया, कुछ इधर से उधर कर दिया। इधर से उधर करना सप्लाई है, चाहे वो सेल की फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रांसफर की फॉर्म में हो, चाहे वो बार्टर की फॉर्म में हो, एक्सचेंज की फॉर्म में हो, लाइसेंस दे दिया, रेंटल दे दिया, इधर से उधर करना ही सप्लाई है। इधर की उधर करना सप्लाई नहीं है, वो चुगली होती है जो करते हैं। इधर की उधर नहीं करना है, इधर से उधर करना है। इधर से उधर करना ही तो सप्लाई है। यस सर, इधर से उधर करना सप्लाई है। तो इस 8 एग्जाम्पल को देखने के बाद मेरे माइंड में 2 पिक्चर्स क्लियर होती है। एक, एग्जाम्पल बनाने वाले ने कमाल की बनाई है जिसमें गुड्स को भी कवर करने की कोशिश करी गई है, सर्विसेज को भी कवर करने की कोशिश करी गई है। साथ में उसने यह भी बताया है कि इन 8 एग्जाम्पल को समझने के बाद गेस करो कि सप्लाई का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो 8 एग्जाम्पल है। कल को हम 9वां एग्जाम्पल देंगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे सप्लाई है या नहीं है? सर 9वां एग्जाम्पल तो सप्लाई होगा ही नहीं क्योंकि 8 ही है। ये 8 एग्जाम्पल है,
कोई नौवीं बात आएगी, एक्स्ट्रा बात आएगी, वो भी सप्लाई बन सकती है अगर वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करती है, वो इनके जैसी है। ओके, वापस आइए सर, वापस आइए। हाँ जी, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। काफी लंबा लिखा हुआ है, मैं एक काम करता हूं, आपके साथ स्लाइड से आता हूं, स्लाइड से देखना प्लीज। ये पूरी डेफिनेशन को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। सप्लाई इंक्लूड्स, चलो यहां लिख देता हूं, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। पहले मैं यहां बात करना चाहूंगा। अब देखो सर, मैंने पीपीटी बनाई है, ये आपने पूरा पढ़ लिया था मेरे साथ। अब मैं सिर्फ पहले वाली लाइन को एक्सप्लेन करूंगा। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन ओनली फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। करो सर। कह रहा है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मतलब ऑल काइंड ऑफ सप्लाई सच एज, ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ। सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। मेरी बात सुनना, अगर मान लो मैं सप्लाई करता हूं, सेल, बार्टर, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, पढ़ा था ना आपने, पढ़ा था ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब देना प्लीज, उस क्वेश्चन का जवाब देना, शायद हमारी बातें क्लियर हो जाएं आपस में। मेरे पास रिलायंस कंपनी के 2000 शेयर हैं, मैंने बेच दिए। रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं मेरे पास, मैंने बेच दिए। मैंने सेल ऑफ शेयर्स, 2000 शेयर और एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है, 20,000 रुपए की वैल्यू के बेच दिए। मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, क्या जीएसटी लगेगा? आप बोलोगे देखिए सर, आपने कहा था ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हाँ, सेल, आपने सेल ही की है। एक आपने कहा था कंसीडरेशन होना चाहिए, वो भी है, आप 2000 में बेच रहे हो या 20,000 में बेच रहे हो, कंसीडरेशन है, तो सर ये सप्लाई लग रही है, सप्लाई होगी। और मान लो मैं ब्रोकर हूं, मेरा बिजनेस भी यही है, मेरा बिजनेस है शेयर सेल करना, सर लगेगा, ये सप्लाई है। मैं बोलूं एक बात बताओ, सप्लाई किसकी होनी चाहिए? बोले सर गुड्स। अगर मैं ये साबित कर दूं जो शेयर्स होते हैं, डिबेंचर होते हैं, गुड्स ही नहीं होते, तो सर सर्विस होते होंगे। मैं कहता हूं सर्विस भी नहीं होते। मान लीजिए मैं साबित कर दूं कि जो शेयर्स है ना वो गुड्स है ना वो सर्विसेज है, तो क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? नहीं सर, फिर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई शुड बी ऑफ या गुड्स की या सर्विस की या बोथ की। मैं पहला पॉइंट यही कहना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो आपको यह डिस्कस करना पड़ेगा कि जो सप्लाई की जा रही है वो गुड्स की जा रही है या सर्विस की, और गुड्स का मतलब क्या है और सर्विस का मतलब क्या है। सर गुड्स डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में, अभी नहीं पढ़ेंगे। अब अगर मैं आपको गुड्स की डेफिनेशन पढ़ानी शुरू कर दूं, क्या फायदा? मैं पढ़ा रहा हूं सेक्शन 71A सप्लाई, और मैं ले गया आपको गुड्स के अंदर, और गुड्स चलेगा लंबा चौड़ा, 25 मिनट के बाद मैं दोबारा लौट के आऊंगा। आइए, आप बोलोगे हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, हम तो भूल गए, हम तो गुड्स की डेफिनेशन में चले गए। बस मैं इतना देखो, मैं दिखा भी देता हूं। मैंने ना इस बार ये देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अलग से ले लिए। जब मैं ये चैप्टर खत्म होगा ये उठा लूंगा। पहली डेफिनेशन ही मैंने गुड्स की लिखी है, पहली डेफिनेशन ही मैंने गुड्स की लिखी, और देखिए इसमें लिखा हुआ है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। मनी को छोड़ो, सिक्योरिटी सुनो, अदर देन सिक्योरिटी। अदर देन सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी गुड्स नहीं होती, शेयर्स गुड्स नहीं होते। अगर मैं शेयर सेल करता हूं तो मैंने गुड्स की सेल नहीं की है, जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई तो है, पर सप्लाई की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर पा रहा है, वो गुड्स ही नहीं है, गुड्स ही नहीं है। जब वो गुड्स ही नहीं है तो बात ही खत्म होगी, बाहर हो गया। सप्लाई की डेफिनेशन पूरी नहीं हो पाई, सेक्शन 71A पूरा नहीं हो पाया। सेक्शन 71A तब पूरा होगा जब वो गुड्स या सर्विस या बोथ की सप्लाई होगी। सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स या सर्विस या बोथ की, गुड्स ही नहीं है। सर आगे देखो, मैंने गुड्स को एक्सप्लेन भी किया ऐसे अलग से बना के, ये देखो मैंने डायग्राम बनाए हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपके मन में आएगा क्या पता सिक्योरिटी सर्विसेज हो। सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। सर्विसेज का मतलब गुड्स, मनी और सिक्योरिटी को छोड़कर बाकी सब कुछ। सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है, सिक्योरिटी ना गुड्स है ना सर्विस है, तो सिक्योरिटी सेल होने पर जीएसटी नहीं लगता। अगर मैं शेयर मार्केट में ब्रोकर हूं या कुछ भी हूं, मैं शेयर सेल करता हूं, तो मुझे शेयर्स सेल करने पर जीएसटी नहीं देना।
जीएसटी नहीं देना। अरे सर बिल्कुल क्लियर हो गया, मस्त वाला क्लियर होगा, आगे आ जाओ। हाँ जी, तो पहला पॉइंट है सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। तो भाई साहब पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो गुड्स की है, सर्विस की है या बोथ की है। और गुड्स की है, गुड्स में क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, ये जानने के लिए आप सेक्शन 2 क्लोज 52 पढ़ें। सर अब हम कैसे पढ़ेंगे? अभी मैं आपको जितने भी एग्जांपल दूंगा ना फ्यूचर में, अभी इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो गुड्स के ही दूंगा या सर्विस के ही दूंगा। जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है और आप कंफ्यूज हो, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पढ़ाया ही नहीं था। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी फिर मैं एक साथ करवाऊंगा आपको। तब तक के लिए, और अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको मुझे बीच में करवाना पड़ रहा है तो वो बीच में भी करवाऊंगा। हाँ जी, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। गुड्स का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज 52, सर्विस का सेक्शन है 2 क्लोज 102। और बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है? बोथ का कोई सेक्शन नहीं है क्योंकि बोथ कुछ है ही नहीं। या तो फाइनली तो हमें एक करना है, या तो गुड्स मानना है सर्विस मानना है। बोथ है भी तो हमें फाइनली उसको गुड्स या सर्विस में से एक चीज माननी है और वो हमारी शेड्यूल 2 हेल्प करेगा। शेड्यूल 2 के बस की नहीं होगी तो सेक्शन 8 हेल्प करेगा, याद होगा आपको। सर बोथ में मैंने एग्जांपल दिया रेस्टोरेंट सर्विस। हाउएवर इट इज टू बी क्लासिफाइड ईदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। माना रेस्टोरेंट की सर्विस जो है वो मिक्स है, जिसमें गुड्स और सर्विस मिक्स है, लेकिन बाद में क्लासिफाई किया गया है इसको या तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। और ये बात या तो शेड्यूल 2 हेल्प करेगा या सेक्शन 8 विल हेल्प अस टू डिसाइड वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। हालांकि मैं बता देता हूं शेड्यूल 2 में इसका आंसर लिखा हुआ है और उन्होंने रेस्टोरेंट सर्विस को सप्लाई ऑफ सर्विस माना है। रेस्टोरेंट की सर्विस को सप्लाई ऑफ सर्विस माना है। जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। प्लीज दोबारा आइए, दोबारा आइए। यस सर, अब हमें पहली लाइन एकदम क्लियर है। हां अब क्लियर है। क्या क्लियर है सर? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई वेदर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सेकंड मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, इनके नाम लिखे। तीसरी है मेड और एग्रीड टू बी मेड। इसका क्या मतलब है? अब हम इसकी बात करेंगे। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, मेड और एग्रीड टू बी मेड। सुनिए, सप्लाई मेड, मैंने आपको सेल कर दी, सप्लाई मेड, सप्लाई मेड, सप्लाई हो गई। मैंने आपको सेल कर दी, सप्लाई होगी। अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको सप्लाई कर दी, मैंने आपको सेल कर दी, अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मैंने आपको कोचिंग दे दी, मैंने आपको पढ़ा दिया, अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मैंने सप्लाई कर दी। हां, सप्लाई मेड, इसे बोलते हैं सप्लाई मेड। सर एक स्टूडेंट आया मेरे पास, बोला सर मुझे फेस टू फेस बैच ज्वाइन करना है। सर देखिए अभी तो कोरोना काल चल रहा है, आपको पता है कोरोना में तो फेस टू फेस बैच चल ही नहीं रही, किसी इंस्टीट्यूट ही नहीं खुले हैं। लेकिन मैं आपको यहां एग्जांपल, आप मानिए कोरोना काल से बाहर हैं हम, फेस टू फेस शुरू हो गए हैं, दोबारा जीवन वैसा ही चल रहा है। हम बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, गले वले लग के घूमते जा रहे हैं। ओके, तो एक स्टूडेंट आया, बोला सर मुझे ना आपका फेस टू फेस बैच ज्वाइन करना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फीस है 10,000 रुपीज, जो फाइनल की फीस है, सीएस फाइनल या सीएमए फाइनल, जो भी मैं फाइनल के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, फाइनल की फीस है 10,000। बोला ठीक है सर, कब से ज्वाइन करूं? मैंने कहा देखो फीस तो आज ही दे जाओ, लेकिन ज्वाइन तुम करना 4 महीने के बाद। अभी बैचेस में फुल है, अभी मैं और स्टूडेंट नहीं लूंगा, आपका नंबर अगले बैच में आएगा, वो 4 महीने बाद आएगा। और उसमें भी बुकिंग हुए जा रही है, हुए जा रही है। फिर मत कहना कि मैं रह गया। भाई लेनी है एडमिशन तो 10,000 रुपए दे जाओ। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने सप्लाई कर दी या एग्रीड टू बी मेड है? मैं एग्री कर रहा हूं कि मैं करूंगा फ्यूचर में। सर सप्लाई मेड का मतलब है सप्लाई कर दी, एग्रीड टू बी मेड का मतलब है सप्लाई फ्यूचर में करूंगा। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, बोला सर जी ये ले 10,000 रुपए, मेरी सीट बुक कर लीजिए। मैं उस पर जीएसटी लगाऊं या ना लगाऊं? क्योंकि सप्लाई तो हुई नहीं अभी, सप्लाई तो एग्रीड टू बी मेड है, सप्लाई तो फ्यूचर में की जाएगी। क्या जीएसटी लग जाना चाहिए? बताइए सर, बताइए क्या जीएसटी अभी लग जाना चाहिए? आइए मैं आपको दिखाता हूं। सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड का मतलब क्या है। अब मेड का मतलब समझते हैं। एग्रीड टू बी मेड इंप्लाइज जीएसटी लेविएबल ऑन एडवांस रिसीट। हां जी, एग्रीड टू बी मेड का मतलब यस, अगर आपने एडवांस लिया है तो उस एडवांस के ऊपर भी जीएसटी लगेगा।
उस एडवांस के ऊपर भी जीएसटी। हालांकि प्रैक्टिकली सोचिए सप्लाई हुई नहीं है, लेकिन एग्रीड टू बी मेड तो हो गई, जीएसटी लगेगा। प्रैक्टिकली सप्लाई हुई नहीं है, मैं 4 महीने बाद वो आएगा, फिर वो पड़ेगा, तब मैं उसे अपनी टीचिंग की सप्लाई करूंगा, सर्विसेज की सप्लाई करूंगा, तब मैं उसे सप्लाई करूंगा, लेकिन जीएसटी अब भी लगेगा। जब वो एडवांस देगा तभी लगेगा। देखिए सर मैं आपको दिखाता हूं, एक्स वाई एक स्टूडेंट है, वो एक्स यानी मुझे एडवांस देता है और मैं बदले में उसे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करूंगा फ्यूचर में, तो इस एडवांस के ऊपर जीएसटी लगेगा। तो सप्लाई बताइए, जीएसटी लेविएबल ऑन सप्लाई मेड या जीएसटी लेविएबल ऑन सप्लाई एग्रीड टू बी मेड ऑल्सो? यस सर, जीएसटी लेविएबल ऑन सप्लाई मेड एज वेल एज एग्रीड टू बी मेड। सप्लाई विच इज टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, which is yet to provide, that is to be provided in future, that is also liable to GST। लेकिन सर एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन ध्यान सुनना। एक स्टूडेंट आया, बोला सर मुझे ना आपका बैच ज्वाइन करना है। मैंने कहा गुड, फाइनल का बैच ज्वाइन करना आप कर लो, कोई इशू नहीं है। बोला सर फीस, मैं कहा 10,000। कह रहा बैच कब से मिलेगा? मैंने कहा 4 महीने बाद। कह रहा ठीक है सर, मैं फिर 2-4 दिन बाद आके बात करता हूं। मैंने कहा ठीक है, चलो जा, तेरी मर्जी, मत देके जब फीस, कोई बात नहीं, देख लेंगे तेरी को भी। अब लगेगा जीएसटी? सर मैंने वादा तो उसे किया मैं 4 महीने बाद पढ़ाऊंगा उसको, क्या लगेगा? नहीं सर, खाली वादे से कुछ नहीं होता। ये वो वाले वादे नहीं जो आप लोग करते हो एक दूसरे को। वादे का मतलब है एडवांस आ गया, एडवांस आया तो जीएसटी लगेगा। एडवांस ही नहीं आया, सिर्फ बात करेगा तो थोड़ा जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी इज सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात, आपने अगर एडवांस लिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टू बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, हां सर हमने एडवांस लिया और सप्लाई फ्यूचर में देंगे, और वो सप्लाई अगर आप गुड्स की दे रहे हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। गुड्स के ऊपर, गुड्स के कंटेक्स्ट में अगर आपने एडवांस लिया है तो उसके ऊपर जीएसटी को अभी माफ किया हुआ है। एक नोटिफिकेशन नंबर है 66/2017, किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां आपको बताऊंगा कि गुड्स की सप्लाई पर लिया गया एडवांस जीएसटी नहीं लगता है। जब सप्लाई करते हो तभी लगता है, लेकिन सर्विसेज के लिए अगर आपने एडवांस लिया है तो जीएसटी लग जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली इन केस ऑफ सर्विसेज एडवांस रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। आपने फ्यूचर में गुड्स की सप्लाई करनी है और आपने एडवांस रिसीव लिया है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लिया है तो जीएसटी लगेगा। प्लीज टेल मी, आपको यहां तक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? सर हो गया सर, 3 लाइनें पढ़ ली सर हमने। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई वेदर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड, या कर दिया आपने या करनी है, फॉर अ कंसीडरेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अ कंसीडरेशन। सर कंसीडरेशन होना मस्ट है। सर आपने कहा था 4 केसेस में, अरे 4 केसेस को छोड़ो, उन 4 केसेस में मुझे भी पता है कंसीडरेशन के बगैर भी सप्लाई माना जाएगा, लेकिन जनरली हम 7(1)(a) पढ़ रहे हैं, जनरल मीनिंग ऑफ सप्लाई, जनरली कंसीडरेशन होना मस्ट है। If there is a no consideration, there will be no supply. अगर सप्लाई है तो तभी है अगर कंसीडरेशन है, इसको एक्सप्लेन करता हूं। फॉर अ कंसीडरेशन, सबसे पहली बात, कंसीडरेशन का मतलब क्या है? अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 2 क्लोज 31। 2 क्लोज 31 विल डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन, और मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में लिख रखी है ये सब कुछ। अभी तक हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़नी है, सर्विस की पढ़नी है, कंसीडरेशन की पढ़नी है। चैप्टर खत्म होगा, ढेरों डेफिनेशन इकट्ठी हो जाएंगी, वो सारी पढ़ाऊंगा फिर आपको। कंसीडरेशन की डेफिनेशन पढ़नी है। एज पर सेक्शन 7(1)(a), फ्री सप्लाईज दैट इज विदाउट कंसीडरेशन नॉट लायबल टू जीएसटी। 7(1)(a) कहता है, देखिए सुनिए, अगर हमारी सुनेंगे तो सुनिए, बिना कंसीडरेशन के जीएसटी ना है, बिना कंसीडरेशन के कोई जीएसटी नहीं है। एक स्टूडेंट आया मेरी क्लास में, बोला सर सुना आपका फेस टू फेस बैच शुरू होने वाला है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होने वाला है। सर कब शुरू होने वाला है? मैं 4 महीने बाद, अभी तो फुल चल रहा है। कह रहा सर मेरी सीट बुक कर लीजिए। मैंने कहा लाओ 10,000। बोला सर मैं दे नहीं पाऊंगा 10,000। मैंने अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, फीस के बगैर कैसे? बोला सर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कुछ अपनी। मुझे उसने बताया कि मुझे ये दिक्कत है, और मुझे उसकी बातें सुनकर बिल्कुल ट्रस्ट हुआ, यार ये बंदा प्रॉब्लम में है। मैंने कहा बेटा तेरी सीट पक्की है और तुझे कोई चिंता वाली बात नहीं, तेरे से 1 रुपया फीस नहीं लूंगा, तू आ जाना, क्लास के अंदर बैठ जाना। क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नो।
सर उसने एडवांस नहीं दिया इसलिए, अरे नहीं, बाद में भी नहीं लगेगा, जब वो सप्लाई लेगा तब भी नहीं लगेगा, जब मैं उसे पढ़ाऊंगा तब भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नो कंसीडरेशन नो जीएसटी। हालांकि स्केड्यूल 1 में 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर सप्लाई माना जाएगा चाहे कंसीडरेशन ना भी हो। हालांकि स्केड्यूल 1 में है ऐसे 4 केसेस, एक तरह से देखा जाए तो वो एक्सेप्शन है। इन एंटायर जीएसटी की अगर बात करें ना, तो 4 एक्टिविटी जो स्केड्यूल 1 में है, बस वही 4 ऐसे केस है जो बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई है। बाकी पूरी जीएसटी में जितनी भी एक्टिविटी है, अगर कंसीडरेशन है तो जीएसटी है, कंसीडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं है। बात खत्म। कंसीडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ सप्लाई। कंसीडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सप्लाई एक्सेप्ट 4 केसेस। ओके सर, बाय अ पर्सन, सर लिखा बाय अ पर्सन, सप्लाई दे रहे हो आप, सप्लाई दिया जा रहा है बाय अ पर्सन, लेकिन नहीं लिखा टू अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन। कमाल की बात है, इतनी बड़ी, मतलब उनसे गलती हो गई क्या एग्जामिनर से, लॉ मेकर से? सप्लाई देने वाला है, किसको दीजिए उसका नाम ही नहीं लिखा, सप्लाई बाय अ पर्सन, टू अनदर पर्सन तो लिखा ही नहीं। सर मैं बोलता हूं अगर ये गलती है तो अलग बात है, और अगर ये गलती नहीं है, ये शब्द जानबूझ के नहीं लिखे गए, तो इसका मतलब कोई कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा केस का इंतजार है, या लिखा होगा फ्यूचर में, जहां मैं बोलूंगा सेल्फ सप्लाईज आर ऑल्सो टैक्सेबल, सेल्फ सप्लाईज आर ऑल्सो टैक्सेबल। यस सर, ये मतलब तो बनेगा। या तो आप बोलो हमसे गलती हो गई, हम लिख देंगे फ्यूचर में कि जो बाय अ पर्सन टू अनदर पर्सन, देयर मस्ट बी टू पार्टी, वन इज द सप्लायर, अनदर इज द रेसिपिएंट, सप्लायर सप्लाइंग, रेसिपिएंट टेकिंग द सप्लाई, एंड दीज आर कॉल्ड सप्लाई। ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, टू अनदर पर्सन नहीं लिखा। लेकिन सर मैं आपको अभी बता देता हूं, ये टू अनदर पर्सन मिसिंग नहीं है, इंटेंशनली छोड़ा गया है। मैं दिखाऊंगा फ्यूचर में सेल्फ सप्लाईज आर ऑल्सो टैक्सेबल। आप अपने आप को सप्लाई देंगे तो भी टैक्सेबल है। क्यों ऐसी बातें कर दी सर, ऐसे थोड़ी होता है, होगा, मैं दिखाऊंगा सेल्फ सप्लाईज आर ऑल्सो टैक्सेबल, सेल्फ सप्लाईज आर ऑल्सो टैक्सेबल। इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो वो इन 8 आइटम या 8 आइटम जैसी एक्टिविटी होनी चाहिए, और वो कंसीडरेशन लेके होनी चाहिए, और जो बंदा सप्लाई कर रहा है वो इसे इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है। पहले आप पढ़िए इस लास्ट लाइन का ना पूरा मतलब पढ़िए, क्या लिखा है मैं दिखाता हूं। ये वर्ड लिखे हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इतने वर्ड लिखे हैं। अब आप इस वर्ड को 2 भागों में बांट लीजिए, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं। एक लिखिए इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, और दूसरा लिखिए फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यस सर, ये 2 वर्ड एक्चुअली में अलग अलग है, इन्होंने कंबाइन लिख दिया, इन्होंने कंबाइन लिख दिया और लिखकर कंबाइन लिख दिया। आधी जनता ऐसे पढ़ लेती है, ठीक है जो लिखा सही है। इसका मतलब क्या है, जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस है इस चीज को सप्लाई करना, उसका बिजनेस है। अगर उसका बिजनेस नहीं है ना सप्लाई करना, तो सप्लाई नहीं है। चाहे कंसीडरेशन हो चाहे सेल हो, सप्लाई नहीं है, फिर सप्लाई नहीं है। सप्लाई कब है, जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है। और याद रखना ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लायर के एंगल से देखना है, रेसिपिएंट से कोई मतलब नहीं है। सप्लायर के एंगल से देखना है कि वो बिजनेस उसका बिजनेस है या नहीं है। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसका मतलब है या तो वो अपने बिजनेस के दौरान कर रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वजह से कर रहा है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की वजह से, किसी भी बिजनेस के रीजन, उस बिजनेस के रीजन से कर रहा है, तो भी वो बिजनेस माना जाएगा। आइए दिखाता हूं। In the course or furtherance of business, supply should be made in the course or furtherance of business. However, sections एक हमने ना एक section 7(1)(b) है, हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, मैंने दिखाया था वहां पे कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं हम, उसे भी सप्लाई माना जाता है। अभी वो सेक्शन हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं वहां पढ़ाऊंगा। वहां पता क्या लिखा हुआ है, अगर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं ना, तो चाहे वो बिजनेस के लिए ना भी करी हो, तो भी वो बिजनेस तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। तो इन्होंने बोला कि देखिए जो सेक्शन 7(1)(b) में लिखा है
वहां पर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नेसेसरी नहीं है। जनरली हर जगह इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नेसेसरी है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस सेक्शन 2 क्लोज 17 में लिखिए। अगर आपको जानना है बिजनेस क्या होता है तो प्लीज सेक्शन 2 क्लोज 17 में जाइए। अब सुनो, मैं यहां पे एग्जांपल दूंगा आपको। आई विल गिव यू एग्जांपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जो सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर, सप्लाई वो कर रहा है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के दौरान या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वजह से, विद कंसीडरेशन कर रहा है, विद कंसीडरेशन कर रहा है, और वो 8 आइटम या उनके जैसी आइटम की सप्लाई कर रहा है, उस तरीके से सप्लाई कर रहा है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हालांकि लिखा हुआ उन्होंने ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, तो इसे सप्लाई माना जाएगा एंड दिस इज लेवेबल टू जीएसटी। बिजनेस का होना जरूरी है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर देना। बड़े ध्यान सुनना, बड़े ध्यान सुनना मेरा क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंस क्या होती है डेफिनेशंस की। सर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आप कह लो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, सीएमए है, या आप सीएस कह लो। भाई मैंने, प्लीज आप इसको ना ऐसे मत कहना, स्टूडेंट आजकल ना स्टूडेंट का बहुत ही बुरा हो रहा है। स्टूडेंट को पता नहीं दिमाग में क्या आ गया है, हमारे कोर्स को पहले नंबर पे रखो। सर आप लोग तो सीएस सीएमए बोलते हो, हम तो सीएमए वाले हैं, हमारा तो लास्ट में रखा जा रहा है, ये तो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, सब बराबर है। अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, हर एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, हर एक बंदे का अलग रोल होता है, इसी तरह इनका अलग रोल है। तो मैंने, अब मुझे ऐसे मैंने लिख दिया, प्लीज ये मत बोलना सीए को पहले क्यों लिखा, सीएस को पहले क्यों नहीं लिखा, सीएमए को प्लीज। एक सीए, सीएमए, सीएस है, ये लोग अपनी कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं किसको? ये क्लाइंट को दे रहे हैं, क्लाइंट को। आप बताओ ये लोग जीएसटी चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे? देखो मजा आएगा, मजा आएगा। बताइए, एक सीए, सीएस, सीएमए है, प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल है, ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इट इज लाइबल टू जीएसटी और नॉट? यस सर है। क्यों? क्योंकि सर ये कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। हाँ सही है। कंसीडरेशन ले रहे हैं, और ये इनका इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। हाँ सही बात है। तो सर यस, इसमें जीएसटी लगेगा। मेरा एक क्वेश्चन, लिसन लिसन लिसन, इधर सुनो। लॉ में लिखा है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन तो लिखा ही नहीं। स्पेसिफिकली द वर्ड्स आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन कहां लिखा है? प्रोफेशन कहां लिखा है? ये तो प्रोफेशनल है, ये तो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, ये तो इनका प्रोफेशन है, बिजनेस तो है ही नहीं। आप ये बोलते हैं सीए बिजनेस करते हैं ना जी, सीए तो प्रोफेशन कैरी करते हैं। और जो वर्ड्स हैं इनमें तो प्रोफेशन नहीं लिखा, नहीं लिखा, बिजनेस लिखा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आप बताइए इस पर जीएसटी कैसे लगाएंगे? अब 7(1)(a) में तो गड़बड़ हो गई। अब सुनिए सर, इस बात का जवाब आपको मिलेगा जब आप सेक्शन 2 क्लोज 17 डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। इस डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को पढ़ेंगे, वहां लिखा है बिजनेस इंक्लूड प्रोफेशन, बिजनेस इंक्लूड वोकेशन, बिजनेस इंक्लूड आगे पता नहीं क्या क्या नाम लिखे, बड़ी लंबी डेफिनेशन है। पूरी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा आपको, पूरी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा सर। बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये जो प्रोफेशनल हैं और ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, हालांकि ऊपर सिर्फ बिजनेस वर्ड लिखा है, लेकिन बिजनेस की डेफिनेशन में जाके इनको भी शामिल कर लिया गया है। सो प्लीज सब चीजों को कंबाइंड करके पढ़ते हैं, तब जाके हम समझ पाते हैं, तब जाके हम समझ पाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो आइए दोबारा पढ़ाता हूं। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल made or agreed to be made for a consideration by a person whether in the course of business or in furtherance of business. Okay. चलिए सर, 7(1)(a) खत्म हो गया मेरी तरफ से। सेक्शन 7(1)(a) वेरी लेंथी सेक्शन, टाइम लगता है सर, 7(1)(a) पे टाइम लगता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट ये लिखा हुआ है। मैं आपको ना देखो, ये मैंने 7(1)(a), 7(2), 7(3) एक साथ लिख दिए हैं सब, लेकिन बाद में मैंने फिर आगे एक एक एक्सप्लेन किया है। 7(1) का A पॉइंट, ये वही लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे। सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बस आप मुझे इन एग्जाम्पल्स का आंसर दे दीजिए
और फिर मेरा ये कंसेप्ट आज का हो जाएगा खत्म। वेदर द फॉलोइंग इज अ सप्लाई और नोट एज पर सेक्शन 7(1)(a। लो जी एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स is a salaried class employee. He sold his car for rupees 2 lakh. देखिए कार गुड्स की डेफिनेशन में आती है, आप ये मानिए। मैं शेयर्स वाली एग्जांपल वैसे नहीं लूंगा जो गुड्स की डेफिनेशन में ना आता हो। ठीक है, सेल कर रहा है, सेल हो रही है, गुड्स की सेल हो रही है, फॉर अ कंसीडरेशन हो रही है। पर क्या कार बेचने वाले का कार बेचने का बिजनेस है? ना जी ना, वो तो सैलरीड क्लास एम्प्लॉई है। ही इज नॉट सेलिंग कार इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसका बिजनेस नहीं है, वो कार बेच रहा है तो कार बेचना उसका बिजनेस थोड़ी। अगर ये कार डीलर बेचता तो ये सप्लाई होती। इसमें हम बोलेंगे नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। सर रीजन क्या है? सर रीजन है जो वो एलिमेंट ऑफ है, एलिमेंट ऑफ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो मिसिंग है, वो मिसिंग है, वो नहीं है यहां पे। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बाय ऑफ मेडिसिन कंपनी बाय ग्लैक्सो कंपनी, मेडिसिन बाय ग्लैक्सो कंपनी, सैंपल बांटे जा रहे हैं, सैंपल। सर ये भी सप्लाई नहीं है। क्यों? सैंपल बांटे जा रहे हैं मतलब फ्री में बांटा जा रहा है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। फर्दरेंस, कंपनी का बिजनेस कभी नहीं होता कि वो सैंपल बांटे। कंपनी का बिजनेस है दवाइयां बेचना, लेकिन ये सैंपल बांटना फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की वजह से सैंपल बांटे जा रहे हैं, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला एलिमेंट तो है, बट कंसीडरेशन नहीं है। सैंपल बांटा मतलब फ्री बांटा, सप्लाई नहीं है। फ्री मोबाइल फोन टू स्टूडेंट हु गोट हाईएस्ट मार्क्स। हम क्लास में अक्सर बोलते हैं जो बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लेगा उसे एक मोबाइल गिफ्ट होगा हमारी तरफ से। काल्पनिक है, सच नहीं है, मजाक कर रहा हूं, एग्जाम्पल है भाई कहीं सीरियस हो जाओ। अगर आपने मोबाइल फोन स्टूडेंट को दिया तो ये सप्लाई नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स लाना कोई कंसीडरेशन थोड़ी है। पैसे कंसीडरेशन होते हैं, वो नहीं है यहां पर, तो नॉट अ सप्लाई, नॉट अ सप्लाई। मिसेज एक्स सोल्ड हिज सोफा एट OLX 20,000। मैं घर आया, मैंने मेरी बेबी से पूछा, अरे वो सोफा रखा था वो कहां गया? बोली वो तो मैंने बेच दिया OLX पे, नया लेके आएंगे। मैंने कहा यार ठीक ठाक तो था। नहीं नहीं, वो नया लाएंगे ना, गंदा लग रहा था। भाई क्या बिजनेस है उसका? सोफा बेचा, सोफा गुड्स है, सेल सप्लाई का एलिमेंट है, कंसीडरेशन भी है, लेकिन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। मिस्टर एक्स रेंटेड हिज कमर्शियल बिल्डिंग फॉर ₹220,000। यस इट इज सप्लाई। अब आया सप्लाई। मिस्टर एक्स जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग रेंटेड कर रहा है। कमर्शियल बिल्डिंग में मान लेता हूं कि बिल्डिंग को किराए पर देना उसका बिजनेस है, या बिल्डिंग जो है वो उसकी बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है, अब वो उसे किराए पर दे रहा है। तो यस, यहां पर हम मानेंगे सप्लाई है, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंग है, उसका बिजनेस है और साथ में कंसीडरेशन भी है। लैपटॉप सप्लाई किया 40,000 रुपए का अलोंग विद बार्टर ऑफ प्रिंटर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेसिपिएंट। यस सप्लाई है। अगर आपने 40, लेकिन आपने अज्यूम किया आप लैपटॉप डीलर हो, आप एक लैपटॉप डीलर हो, आपने लैपटॉप 40,000 का दिया है, बदले में आपने एक प्रिंटर भी ले लिया है। वो होता ना एक्सचेंज ऑफर, कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई है। यस इट इज सप्लाई। लेकिन सुनिए, एक लैपटॉप डीलर है, एक रेसिपिएंट है। मान लो रेसिपिएंट कोई आम आदमी है, मान लो आम आदमी हमेशा ऐसे ही होते हैं, पता नहीं कैसे होते हैं। ये लैपटॉप डीलर है, ये कह रहा है जी मैं आपको अपना लैपटॉप 40,000 रुपए में दे दूंगा, पर आपको अपना प्रिंटर एक्सचेंज करना पड़ेगा। इसने अपना प्रिंटर एक्सचेंज कर लिया, इसके लिए तो सप्लाई है, क्योंकि ये इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है। क्या इसके लिए सप्लाई है? जो इसने अपना प्रिंटर दिया है, क्या ये सप्लाई है? नो सर। अगर ये प्रिंटर का डीलर नहीं है, अगर ये इन आइटम्स का डीलर नहीं है, तो लैपटॉप डीलर के लिए सप्लाई माना जाएगा, रेसिपिएंट के लिए सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन, अगर ये भी डीलर होता तो दोनों के लिए सप्लाई माना जाता, दोनों को जीएसटी देना पड़ता। ओल्ड कार परचेज्ड बाय डीलर
ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड सोल्ड फॉर 5 लाख। एक डीलर ने 2 लाख की कार खरीदी, 5 लाख में बेच दी। क्या ये सप्लाई है? बिल्कुल है। यहां पर हमारा कंटेक्स्ट था कि ओल्ड कार है क्या, इस वजह से तो आप नहीं बोलोगे सप्लाई है या नहीं है। सर ओल्ड कार हो न्यू कार हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड्स होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, सप्लाई माना जाएगा। लाइसेंस दिया है सॉफ्टवेयर का, सप्लाई माना जाएगा। बिल्डिंग रेंट की आपने 1 लाख की, सप्लाई माना जाएगा, कमर्शियल पर्पस है। आपने लैंड दी है लीज पर 10 ईयर के लिए, 10 ईयर के लिए क्या ये सप्लाई माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। लीज पे देना, बेसिकली आई एम कवरिंग द पॉइंट लाइसेंस, रेंटिंग एंड लीज बेसिकली। तो मैंने आपको 10 एग्जांपल दी और आप आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है कि कब 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई माना जाएगा एंड कब 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं माना जाएगा। सर देखो मान लो आपने सेल किया, देखो आपने मान लो सेल किया, यस, कंसीडरेशन भी है, यस, और बिजनेस की वजह से भी किया है या बिजनेस के दौरान, यस। अब तो सप्लाई है सर, है, लेकिन मान लो जो गुड्स की डेफिनेशन है उसको कवर नहीं कर रहा, तो क्या सप्लाई है? नो सर, सारे एलिमेंट होने चाहिए। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, इनमें से कोई एक होना चाहिए या इनके जैसा होना चाहिए। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, गुड्स या सर्विस में से किसी एक की सप्लाई होनी जरूरी है। अगर वो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आती तो फिर नहीं। कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन डेफिनेशन के हिसाब से कंसीडरेशन होना चाहिए। बिजनेस की डेफिनेशन के हिसाब से वो बिजनेस का एलिमेंट होना चाहिए। सप्लायर जो है, सप्लाई करने वाला जो है वो जो सप्लाई कर रहा है वो उसके इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए। प्लीज टेल मी आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 7(1)(a) आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए सर आज की क्लास के लिए इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 7(1)(a) कर लिया, अगली क्लास में मैं आपको 7(1)(b) कराऊंगा और 7(1)(c) को शुरू भी करूंगा। 7(1)(c) तो खत्म नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में, बट 7(1)(b) और c स्टार्ट कर दूंगा, b खत्म कर दूंगा और c शुरू कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय।